हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मौसम विभाग, भारत सरकार और कई टीवी चैनल्स पे ये हाई अलर्ट जारी हो चुका है कि भारत में शक्तिशाली तूफान अम्फान तबाही मचाने वाला है। और यही नहीं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही के साथ में ये चक्रवात भारत में प्रवेश कर चुका है और आगे के क्षेत्रों के अंदर बढ़ता जा रहा है। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर उत्पन्न होता होगा कि ऐसा शक्तिशाली चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है और कैसे बढ़ता है। तो ये हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं, और वो भी फिजिक्स के कंसेप्ट के साथ। तो हम वीडियो को 3 चरणों में समझेंगे। पहले वो फिजिक्स के कंसेप्ट जानेंगे जो हमें इस चक्रवात को समझाएंगे, फिर हम चक्रवात का कंसेप्ट समझेंगे, और उसके बाद में आएंगे अम्फान चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर भारत में प्रवेश करके तबाही का मंजर उत्पन्न कर रहा है। तो चलिए हम चलते हैं उस फिजिक्स के ऊपर जो हमें चक्रवाती तूफान के लिए समझाने के लिए जरूरी है। तो वो फिजिक्स के जो कंसेप्ट हैं, पहला है जल स्थल के बजाय धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है। यानी ये देखो, मैंने एक स्थल पार्ट ले लिया है और इसी स्थल पार्ट के साथ में ये इधर में जल समुद्र का कुछ हिस्सा है, जल का ये भाग है। यहां हम बात करें तो ये देखो रेत है स्थल पर और ये है समुद्र का जल। तो रेत और जल की तुलना में हम बात करें कि इनको जब समान ऊष्मा दी जाए तो जल रेत की तुलना में धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ऐसा हम फिजिक्स ऐसे भी जानते हैं क्योंकि जल जो है इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो सबसे अधिक होती है और उसे हम कहते हैं एस से डिनोट करते हैं, और वो होती है 1 इकाई। तो जल धीरे धीरे गर्म होता है रेत की तुलना में। हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसे हम फिजिक्स में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ये होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम जल जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है उसको हमें वाष्प में बदलना है। तो वाष्प में बदलने के लिए इसे 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाकर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में परिवर्तित होगा। इसे कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगर वाष्प वापस से ठंडा होता है यानी संघनन होती है और जल बनता है तो ध्यान रखिए इतनी ही ऊष्मा वापस वातावरण में भी मुक्त हो जाती है। ये तो थी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगला पॉइंट हम जानते हैं वायु दाब तथा वायु प्रवाह की दिशा। तो वायु जो दाब होता है वो वायु के जो भी कण हैं वो जो ऊर्ध्वाधर हमें दाब डालते हैं, जिसको कहते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वो वायु दाब होता है। लेकिन हमारा महत्वपूर्ण बात वायु दाब नहीं, इससे वायु प्रवाह की दिशा को जानना है, यानी वायु का प्रवाह किस तरफ होता है। तो चलिए देखिए, ये यहां पर एक दाब का केंद्र है और ये दूसरे दाब का केंद्र है। यहां पर दाब है वो लो है यानी लो प्रेशर है, और यहां पर प्रेशर हाई है। तो हम देखते हैं हाई प्रेशर से हवा वायु सदैव लो प्रेशर की ओर ही प्रवाहित होती है। तो ये इस एरिया में हाई प्रेशर है तो हवा का प्रवाह जो होगा वो लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ होगा। ये थी तीसरी बात। अब चौथी जो बात है कोरियोलिस बल, ये क्या होता है ये हम समझते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है जो चक्रवात की घूर्णन की दिशा को निर्धारित करता है, कोरियोलिस बल। तो देखिए ये क्या है साथियों, आप जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है वो एक गोले के आकार की है, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इधर हमारी पृथ्वी का साउथ पोल है। ये जो बीच से बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा जिसे अपन कहते हैं ये हमारी इक्वेटर लाइन है, यानी इसको हमें विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विषुवत रेखा जो है वो है ये अपनी। तो देखिए इससे ऊपर का भाग होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे का भाग होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो देखिए हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, इधर से इधर घूर्णन कर रही है। अब जब इसका घूर्णन होता है तो आप जानते हैं कि घूर्णन होता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है जिसको अपन ओमेगा कहते हैं, वो कांस्टेंट है। एंगुलर
वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है। यहाँ की ये जो डिस्टेंस है ये मैं कहूं आर नोट है विषुवत रेखा पर, ये जो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। और मान लो ऐसे ही यहां से अपन इधर ऊपर की ओर चलते हैं तो देखो ये दूरी है यानी ये त्रिज्या है वो ध्रुवों की ओर आने पे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मान लो इन्हीं में से किसी एक को मैं यहां पर r1 कह देता हूं, तो देखिए यहां की जो वेलोसिटी होती है ये v तो हम लिख देंगे r नोट इंटू ओमेगा, v बराबर r ओमेगा फॉर्मूले से यहां की वेलोसिटी v नोट दर्शाएं तो। परंतु आप जानते हैं यहां की जो वेलोसिटी को यदि मैं v1 कहूं तो इस v1 को आप लिखेंगे r1 इंटू ओमेगा। यहां से देख सकते हैं ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये जो वेग होता है वो इस अक्ष से दूरी के ऊपर निर्भर कर रहा है। यानी अब हम कह सकते हैं कि यहां से जितना ध्रुव की तरफ जाएंगे उतना ही वेग कम होता जाएगा। तो इसी कंसेप्ट से अब समझते हैं कोरियोलिस बल। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है एक गोला, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इनको मिलाने वाली इस जो रेखा को मैं इसकी घूर्णन अक्ष कहूंगा। और यहां पर ये पूरा जो एरिया है जिसको अपने ऐसे दिखाते हैं ये मैं कहूंगा कि ये विषुवत वृत्त का भाग है, जिसे कहते हैं विषुवत वृत्त, यानी ये विषुवत रेखा है। तो ये जो त्रिज्या होगी इस प्रत्येक स्थान की वो सबसे ज्यादा इधर की तरफ हम कहें आर नोट है, यानी यहां का जो वेग वी नोट है। और ये कोई एक अन्य इस स्थान का एक वृत्त ले लेता हूं, ये वृत्त ये है और यहां का वेग v है, v नोट ग्रेटर देंगे, यहां का वेग ज्यादा और यहां का वेग कम, कोणीय वेग तो कांस्टेंट है। अब देखो चूंकि यहां इस स्थान पर प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के घूर्णन के साथ चल रही है, यानी रेखीय दिशा में वह तेज गति से बढ़ रही है पृथ्वी के साथ। और यहां इस स्थान की बात करें तो यहां पर वेग का मान कम है, तो प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के साथ घूर्णन कर रही है, यहां का वेग क्या है, धीरे है। ये दोस्तों आपने अभी तक बात समझी। अब देखिए हवाओं का जब प्रवाह होता है विषुवत रेखा से इस वाले भाग से, जब हवाएं उत्तर दिशा की तरफ बढ़ती हैं, मानो ये हवाएं हैं ये ऊपर बढ़ रही है विषुवत रेखा से। अब कंसेप्ट यहां छुपा है, देखो चूंकि ये हवाएं तेज हैं और जब ये तेज हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और यहां का वेग धीरे है, तो तेज गति से जाने वाले भी पृथ्वी के घूर्णन के साथ चलेंगी। ये धीरे है तो धीरे वाली चीज पीछे रह जाएगी, तेज वाली आगे बढ़ती हुई दिखेगी, यानी कि इसकी तुलना में इनकी दिशा ऐसे नजर आएगी मुड़ते हुए। और यही है कि विषुवत रेखा से जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध की तरफ मुड़ती हैं तो उनके ऊपर ये वास्तव में नहीं लगा, लेकिन एक आभासी बल लगा जैसे आगे की तरफ ये मुड़ गई है। और इसके कारण मैं कहूंगा कि उत्तरी गोलार्ध में जब विषुवत रेखा से ऊपर हवाएं जाती हैं तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाती हैं। अब यही हवाएं जब दक्षिणी गोलार्ध में आती हैं तो यहां के भी किसी स्थान का वेग इसकी तुलना में कम है, तो ये हवाएं जो तेज वेग की हैं वो यहां आगे बढ़ेंगी तो इस कम वेग वाले क्षेत्र के पास में ये तेजी से गति कर रही है। तो ये ऐसे आभास होगा कि ये स्थान है, इसको ऐसे मुड़ती हुई नजर आएंगी यहां पर, और एक आभासी बल महसूस हो रहा है जैसे ये इधर मुड़ रही हैं। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जब हवाएं आएंगी तो वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में घूमती हैं। तो साथियों यही मेरा कोरियोलिस बल था। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि अपनी पृथ्वी के विषुवत रेखा से जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो देखो ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये दिशा दाईं तरफ है, तो ऊपर की ओर बढ़ने पर हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और देखो दक्षिण की ओर जा रही है तो ये बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इन चारों कंसेप्ट से हम अब समझेंगे कि चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं एक भाग ले लेता हूं स्थल भाग और यानी धरातल, और दूसरा भाग ले लेते हैं समुद्र का सी एरिया। ठीक है, अब देखो जैसे ही तापमान बढ़ता है इनका,
जैसे समुद्र के अंदर तापमान बढ़कर के लगभग 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है किसी स्थान पर, तब ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। लेकिन ताप बढ़ने से देखो समुद्र में क्या होता है, जल है, तो जल है तो वाष्प बनती है, और वाष्प बन करके हवाएं ऊपर उठती हैं, गर्म तो है, साथ में ये वाष्प है वो भी ऊपर जाएगी, यानी हवाओं के अंदर क्या होगी, वाष्प भी होगी। ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर एक निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया है। मैं कहूं कि कोई विशेष कारण भी है, जैसे क्या है, मान लो यहाँ पर समुद्र की गहराई कम है, यहाँ पर लवणता का प्रभाव हो, इसलिए यहाँ पर तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान हो गया है आसपास के समुद्र की तुलना। तो इस क्षेत्र के अंदर वाष्प बनकर जल ऊपर गया और यहाँ पर एक लो प्रेशर जनरेट हो गया है, निम्न दाब का केंद्र बन गया है। इस निम्न दाब के केंद्र की तरफ आसपास के क्षेत्र की हवाएं हैं वो यहाँ इसकी तरफ गति करेंगी, क्योंकि आसपास में दाब क्या रहेगा, उच्च। तो ये हवाएं जब यहाँ गति करती हैं तो ये जो यहाँ की हवाएं हैं वो ऐसे चलेंगी, यहाँ की जो हवाएं हैं इस क्षेत्र की हवाएं हैं वो कुछ ऐसे चलेंगी, यहाँ की हवाएं हैं वो कुछ ऐसे चलेंगी, और यहाँ की हवाएं हैं ये कुछ ऐसे चलेंगी। लेकिन हमें पता है, मान लो मैं उत्तरी गोलार्ध में लेता हूं, अभी ये चक्रवात कहां बन रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, तो होगा क्या, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण हवाएं अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, तो ये हवाएं चलती चलती ऐसे मुड़ेंगी दाईं तरफ, ये हवाएं चलती चलती ऐसे मुड़ेंगी दाईं तरफ, और ये हवाएं चलती चलती अपने दाईं तरफ कुछ ऐसे मुड़ेंगी, ये हवाएं चलते चलते दाईं तरफ ऐसे मुड़ेंगी, और यहां से हवाएं दाईं तरफ ऐसे मुड़ती जाएंगी। देखो हवाएं सबकी सब दाईं तरफ मुड़ेंगी, और इन हवाओं के मुड़ने से यहां जो चक्रवात होगा वो इस दिशा में गति करेगा, और ये दिशा कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिए, मैंने उत्तरी गोलार्ध लिया तो हवाएं अपनी दाईं तरफ मुड़ेंगी, और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो होता है वो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमता है। अब देखो यहां पर ये जो हवाएं ऊपर उठी हैं, साथ में जलवाष्प भी है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगी तो ऊपर की ओर इनका तापमान कम होता जाएगा, तापमान कम होने के कारण ये संघनन होगा, और संघनन होते ही यहाँ पर कुछ बादल बन करके बरसात होने भी लगेगी और बारिश भी होगी, और चक्रवात साथ साथ में घूमता भी जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार का एक घूर्णन बनेगा, ये जहां पर बीच में तो निम्न वायु दाब का केंद्र है, यहां पर दाब रहेगा निम्न, और इसके आसपास के चारों तरफ बाहर उच्च वायु दाब है वो रहेगा। और ये जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, यहाँ इस भाग को हम चक्रवात है उसकी आंख भी कहते हैं, इसे ही कहते हैं चक्रवात की आंख। तो निम्न दाब बना समुद्र पे निम्न दाब बनने से आसपास के क्षेत्र की जो हवाएं हैं उसकी तरफ आकर्षित होंगी, समुद्र के ऊपर की हवाओं के अंदर जलवाष्प भी है, और निम्न दाब से ये ऊपर की ओर उठेंगी, ऊपर की ओर उठ करके संघनन होगा तो बादलों के साथ साथ कुछ बरसात भी होगी, और इसी के साथ यहाँ पर तड़ित झंझा भी उत्पन्न होंगे। तड़ित झंझा यानी गिड़गिड़ाहट के साथ में बिजली भी चमकेगी, और ये चक्रवात उत्पन्न हो चुका है। अब चक्रवात है वो प्रबल कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए, जैसे जैसे ये समुद्र पे चलता है चक्रवात, तो यहां से जो जलवाष्प ऊपर की ओर जाती है तो जलवाष्प में अतिरिक्त ऊष्मा होती है, वो ऊष्मा यहां पर जाकर वापस रिलीज होती है, जिसे अपन कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि संघनन हो गया। अतः ये जब गुप्त ऊष्मा वापस रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, तो यहां पर और निम्न दाब का केंद्र बनेगा, और वो निम्न दाब यहां से और वाष्प को अपनी तरफ खींचेगा, और वो निम्न दाब आसपास की उच्च दाब की और हवा को अपनी तरफ खींचेगा, तो चक्रवात की जो गति है वो और तेज होती जाएगी। तो महत्वपूर्ण बात क्या थी कि समुद्र का जो वाष्प है वह ऊपर जाकर गुप्त ऊष्मा देती है, वही इस निम्न दाब को और प्रबल करता है, और चक्रवात प्रबल होता जाता है। अब ये चक्रवात समुद्र पे बन चुका है,
और अब ये स्थल की तरफ कैसे बढ़ेगा? भाई समुद्र पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, तो हमें पता है स्थल तो इससे तेज गर्म होता है, और स्थल वाले जो स्थान है वहां पर तापमान भी अक्सर ज्यादा रहेगा इसकी तुलना में। तो यहाँ पर भी स्थल पे भी क्या होता है, यहाँ पर जब स्थल गर्म होता है तो गर्म स्थल है, वहां से भी आपको पता है वहां की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पर बन जाता है निम्न दाब, और ये निम्न दाब बन जाता है तो पूरे स्थल वाले भाग पर निम्न दाब है, समुद्र वाले भाग पर इसकी तुलना में उच्च दाब है। तो समुद्र से ये चक्रवात अब चल करके स्थल वाले भाग की ओर गति करना शुरू कर देता है। ये जो अम्फान चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर के भारत के स्थलीय भाग की तरफ बढ़ रहा है। अब देखते हैं ये किस तरीके से कहां कहां तबाही मचाएगा। तो देखो ये अपना भारत है, और भारत के यहां से गुजरती है कर्क रेखा, ये गुजरिए कर्क रेखा। तो अभी जैसे ही अपने सर्दियां जाकर गर्मियां आती है तो सूर्य धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ आता है, और अभी अप्रैल मई के महीने में अपन बात करें तो सूर्य उत्तर की ओर आ रहा है, गर्मियां बढ़ रही हैं, यानी अपना भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अब यहां पर ये जो एरिया है अपना बंगाल की खाड़ी का, ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। यहां पर इस क्षेत्र के पास में यहां, और ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो इसी एरिया के अंदर, जैसे 0 डिग्री से ऊपर 5 डिग्री से 23 डिग्री के आसपास उत्पन्न होते हैं। 0 डिग्री वाले क्षेत्र के पास कोरियोलिस बल नहीं होता है, लेकिन यहां पर ये स्थिति है अभी, है ना, 10-12 डिग्री आसपास चैनल के ये पास में। तो यहाँ पर निम्न वायु दाब का केंद्र उत्पन्न होता है। आसपास की जब हवा इसकी तरफ बढ़ती है तो ये चक्रवात उसके बाद में गोल गोले घूमने लग जाता है, और इसी जो चक्रवात है ये यहाँ पर आगे बढ़ता 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 इस वाले एरिया की तरफ अब बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये समुद्र से आगे बढ़ता जा रहा है, देखो इसकी प्रबलता बढ़ती है। कैसे? इसको यहाँ पर वाष्प जो है वो और ज्यादा मिलती जाती है, क्योंकि ऊपर की ओर जो दाब होता है वो बरसात होती है, वापस संघनन के कारण गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है, वो निम्न वायु दाब बनाती है, और उसके कारण ये प्रबल होता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। अब ये जो चक्रवात है वो आगे बढ़ते हुए यहां पर उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं, ये अपना यहाँ पर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, और उसके बाद में यहाँ से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आगे करता हुआ इस भारत के इस बेल्ट में यहाँ चलते हुए ये यहां तक अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन एक बात और जानिए, ये चक्रवात जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए स्थलीय भागों से टकराता है तटीय भाग पर, तो बहुत प्रबल तबाही मचाता है, जो हम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, कोलकाता के अंदर जो तटीय क्षेत्र है उनमें अभी देख सकते हैं। और यहां से जैसे ही आगे बढ़ता है तो स्थल वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हुए दो चीजें इस चक्रवात को वापस डाउन करना शुरू कर देती हैं। उन दो चीजों में एक तो क्या होती है कि स्थलीय भाग होता है वो होता है ऊबड़ खाबड़, यानी स्थल के अंदर कहीं तो पर्वत होते हैं, कहीं पर यहाँ पर पेड़ हैं, जंगल है, बड़े भवन हैं, तो उनसे जब चक्रवात टकराता है तो ये अवरोध का काम करते हैं, ये सब बनते हैं इसके अवरोधक, और उसके कारण चक्रवात जो है उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगली चीज जो यहाँ पर वाष्प मिल रही थी, और वो वाष्प जब वापस संघनन होके बरस रही थी तो ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इसको और प्रबलता प्रदान कर रही थी, और तो स्थल के भाग के ऊपर अब इसका जो निम्न वायु दाब है वो कम प्रबल होगा, यानी यहाँ पर वाष्पन वाली जो ऊष्मा है वो ऊष्मा अब इसको नहीं मिलेगी, तो समुद्र से स्थल पे आते ही इसकी प्रबलता कम हो जाएगी। ऐसे चक्रवात मार्च, अप्रैल, मई के महीने में लगभग इन पूर्वी तटों के ऊपर हर साल आया करते हैं, कोई छोटे कोई बड़े। लेकिन ये जो अम्फान है ये इतना विशेष क्यों हो गया, इतना प्रबल, शक्तिशाली और विनाशकारी क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ये जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है तो इसके अंदर प्रबलता इतनी तीव्र हो गई है कि इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव यहां तक देखने को मिलेगा। हाँ, जैसे जैसे ये इन पहाड़ी क्षेत्र, हिमालयी जो क्षेत्र है, घाटियां, यहां तक पहुंचेगा तो ये जो चक्रवात है इसके अंदर हवाओं का चलो वेग तो इतना नहीं रहेगा, यहां तो वेग रहता है 200 किलोमीटर पर हावर से लगभग 300 किलोमीटर पर हावर तक
तीव्र जो चक्रवात है इसका यहाँ पर हवाएं टकराती है तटीय भागों से ना, कई बार 150 कम भी। अब ये जैसे ही आएगा तो हवाओं का वेग तो चलो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ की जो हवा यहाँ से आए गए हवाएं तो धीरे धीरे यहाँ से बारिश होती जाएगी। तो इन क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में जैसे ये टकराएगा तो यहाँ पर बारिश होने के आसार ज्यादा है। यानी एक तरीके से देखिए ज्यादा नहीं तो चाहे कम, लेकिन ये यहाँ से इस बेल्ट के अंदर पूरे में अपना जो विनाश है वो दर्शाएगा। पेड़ों को उखाड़ देता है, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, भवनों के टीन शेड उड़ जाते हैं, और कई ही ऐसी परियोजनाएं हैं जो विकासकारी, वो सारी परियोजनाएं वगैरह उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये तो था अपना चक्रवात कैसे बनते हैं, उसमें फिजिक्स का क्या योगदान है। और अभी जो चर्चा के अंदर है चक्रवात अम्फान चक्रवात। तो हम यहाँ आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और करंट मुद्दों से जुड़े हुए और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो फिजिक्स से समझाए जा सकते हैं उनके लिए हम आपके लिए प्रस्तुति करते रहेंगे। धन्यवाद।